प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वह है जनजाति की अवधारणा। जनजाति की अवधारणा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक भिन्नताएं हैं और इन आदिकाल से ही इन विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदाय, संस्कृतियों, प्रजातियों, जातियों और जनजातियों की कर्मभूमि रहा है और उन्हें एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। जाति तथा जनजाति एवं ग्राम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत और संस्कार व्यवस्था भारतीय समाज के प्रमुख आधार हैं। अब हम यहाँ जनजाति और अनुसूचित जनजाति की अवधारणा का समझने का प्रयास करते हैं। विद्वानों के जाने अनजाने में भारतीय जनजाति के इतिहास पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है, अतः मौन ही रहा है। उन्हें इतिहास विहीन समाज बताकर छोटा आंकने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त विदेशी लेखकों ने भी ऐतिहासिक प्रमाणों के उपलब्ध नहीं होने पर भी जनजाति को मूल तथा असभ्य कहने की भूल भी की और उन्हें जड़ समाज के रूप में चित्रित करने का प्रयास भी किया है। जनजाति के नामों के संबंध में श्रीकांत ने लिखा है कि जनजातियां भारत में विभिन्न समूह के अलग अलग नामों से भी जानी गई है, यथा आर्णक, रानीपरज, आदिवासी। इन सभी शब्दों की अपनी अपनी कमियां हैं और प्रत्येक शब्द से जनजाति का एक ही पक्ष उजागर हो पाता है। जैसे किसी क्षेत्र में मूल निवासियों के लिए आदिवासी शब्द उपयुक्त है। जनजाति शब्द की भी परिवारों एवं पारिवारिक वर्गों के समूह का सूचक है। जनजाति और आदिवासी शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। जनजाति शब्द अंग्रेजी के ट्राइबल शब्द का हिंदी अनुवाद है। ट्राइब शब्द लैटिन भाषा से बना है। पहले रोम में इस शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न भागों के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसका प्रयोग समाज के निर्धन वर्ग के लिए होने लगा। जनजाति लोग अपेक्षाकृत पृथक एवं अंतर्मुखी समूह हैं जो उत्पादन एवं उपभोग की दृष्टि से समान है। अन्य लोगों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण इनका शोषण होता रहा है। अंग्रेजों के समय में जनजाति संबंधी सामाजिक श्रेणी की अवधारणा विकसित हुई। इसका उद्देश्य इन लोगों को हिंदू, मुस्लिम, अन्य धार्मिक समूह से अलग रखा था। इनको शेष लोगों से अलग बनाए रखने के आधार पर जनजाति का धर्म जो शेष लोगों के धर्मों से भिन्न था। 1919 में अधिनियम द्वारा जनजाति की स्थानीय जनसंख्या के आधार पर पूर्णतः पृथक एवं आंशिक रूप से पृथक क्षेत्र बनाए और अंग्रेज इन लोगों को पृथक श्रेणी में स्पष्ट नाम नहीं दे सके। यही कारण है कि विभिन्न जनगणनाओं में इनके लिए जिन नामों का प्रयोग हुआ है वो जीववादी, पहाड़ी, वनजाति, आदि जातियाँ और जनजातियाँ हैं। तो जनजाति का अर्थ परिभाषा हम इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। देखो, गोत्र एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। ये खाना, बदोशी, जत्थे, झुंड, गोत्र, मातृत्व एवं अर्धात से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन लिखते हैं कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को जो कि एक
सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। होबल के अनुसार एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है और उन्हें दूसरे जनजाति समूह से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। रॉल्फ पिंडिंगटन के अनुसार भी ये स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्यवस्था करते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति के स्वरूपता पाई जाती है। अनुसूचित जाति जनजातियाँ। समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय आदिवासियों के लिए उचित संबोधन पिछड़े हुए हिंदू की है। इन्हीं को हम जनजाति का नाम दिया है। इनके अनुसार तकनीकी दृष्टि से अनुसूचित जनजाति का जाना चाहिए। स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जाति जनजाति का संरक्षण तथा विकास संविधान का दायित्व समझा गया। इस कार्य हेतु जनजाति की एक सूची बनाई गई जिसमें भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 342 के खंड 1 में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों एवं जनजाति समुदायों तथा जनजाति समुदाय के भीतरी समूह की घोषणा करेंगे। इन सूचना में जिन जनजातियों या जनजाति समूह तथा या जनजातियों में भीतरी समूह को सम्मिलित किया जाएगा वे सब अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे। अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिसूचना के आधार पर घटती या बढ़ती रही है। 1950 में इस सूची में जनजाति की संख्या 212 थी, 71 में 427 थी, वर्तमान में 560 हो गई है। संविधान में जनजाति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो अब हम लेते हैं जनजाति समाज की विशेषता। इनकी विशेषता क्या क्या है? जनजाति समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं, अतः इनमें वे भी सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक सरल समाज में पाई जाती हैं। जनजाति समाज कम विभेदीकरण होते हैं। इनमें परंपरागत एवं रूढ़िवादिता का बोलबाला होता है तथा धर्म की प्रधानता होती है। आकार भी की दृष्टि से ये छोटे होते हैं, जिनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है तथा भिन्नता के स्थान पर समानताएं अधिक पाई जाती हैं, जैसे प्रथा, परंपरा, जनरीति, नैतिकता, धर्म का प्रयोग अधिक प्रचलित है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त जनजाति समाज की विशिष्ट विशेषताओं को हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं कि सामान्य भूभाग। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भूभाग से लगाव, उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है और सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। नंबर 2 पे सामान्य भाषा। जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वे अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। नंबर 3 पे विस्तृत आकार। जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह, गोत्र, भ्रातृदल होते हैं। यही कारण है कि इनकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रों के समुदायों से अधिक होती है। अंतर्विवाह। इन जनजातियों में एक सदस्य अपनी ही जनजाति के विवाह करते हैं, न कि दूसरे से।
एक नाम। तो प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं। नंबर 6 पे है सामान्य संस्कृति। एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है जिसमें रीति रिवाज, प्रथाएं, लोकाचार, नियमों, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचार, विश्वासों, मूल्यों आदि की समानता पाई जाती है। नंबर 7 में आर्थिक आत्मनिर्भरता। देखो, आर्थिक निर्भरता, जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वतः ही पूरा कर लेने की सक्षम होते हैं और शिकार, फल फूल एकत्र करने और पशुचारण, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वतः ही जुटा लेते हैं। नंबर 8 पे है राजनीतिक संगठन। देखो, राजनीतिक संगठन जनजाति का अपना एक निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांश एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन कराने या नियंत्रण बनाए रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए दंड की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद भी पाई जाती है। कुछ विद्वानों ने तो राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है। नंबर 9 सामान्य निषेध। सामान्य निषेध जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित सामान्य निषेधों का पालन करती है। नंबर 10 हम की भावना। देखो, जनजाति में हम की भावना सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक भूभाग में निवास करने के कारण एक जनजाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना, हम की भावना पाई जाती है। यही भावना के कारण परस्पर सहयोग, सहायता करते हैं और संकट के समय अपना एक प्रदर्शन भी दिखाते हैं। नंबर 11 नातेदारी का महत्व। जनजाति में नातेदारी को महत्व दिया जाता है। जनजाति लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंध अपने नातेदारों का भी सीमित रखते हैं। उनके कानूनों एवं प्रथाओं का पालन भी नातेदारी तक ही सीमित रखते हैं। नंबर 12 धर्म। धर्म जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म भी होता है जो प्रत्येक जनजाति में देखने को मिलता है। इसके धर्म में प्रकृति पूजा, आत्मवाद, जीवन सत्तावाद और मानववाद की प्रधानता होती है। ये लोग अनेक अवसरों पर कई जादू क्रियाएं करते हैं। अंतिम बिंदु है सामान्य पूर्वज। कई जनजातियां अपनी उत्पत्ति किसी एक ही सामान्य पूर्वज से मानती हैं। यह पूर्वज काल्पनिक एवं वास्तविक भी हो सकते हैं। इसलिए भारतीय जनजाति के संदर्भ में हम स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इनसे संबंधित लोग शेष भारतीयों में किसी भी रूप में अलग नहीं है। ये भारत के अन्य लोगों से पृथक नहीं माने जा सकते। ये भारतीय समाज के ही भिन्न अंग है। अंतर केवल इतना है कि भौगोलिक पृथकता और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ये लोग शेष भारतीयों की तुलना में कम विकसित रहे हैं और भारतीय जनजाति लोग अन्य जनजातियों के साथ हजारों वर्षों से भारत में एक साथ रहे हैं।